एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं और उसको यहाँ ला के रखते हैं। अब ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेगी ऐसे, और नेगेटिव चार्ज मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 8 और आज हम देखेंगे चैप्टर 8 के रिमेनिंग सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड नियर ईच अदर। आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनानी है दो चार्जेस के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एक दूसरे के करीब करीब पड़े हुए हैं। तो इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से प्रोड्यूस होती है या ओरिजिनेट होती है, यानी कि कुछ ऐसे के पॉजिटिव चार्ज है इसकी सरफेस से प्रोड्यूस होंगी, इसकी सरफेस से ओरिजिनेट होंगी हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और एक नेगेटिव सरफेस, एक नेगेटिव चार्ज की सरफेस पे आके वो टर्मिनेट होंगी यानी खत्म होंगी, कुछ ऐसे इसकी सरफेस पे आके ये खत्म हो जाएंगी। तो अगर हम क्या करें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को करीब करीब रख दें, कुछ ऐसे कि लेट से ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जो चार्ज का साइन है वो अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। लेट से अगर ये 5 कूलम चार्ज है, ये -5 कूलम चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट करना शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसे कि लेट सपोज ये रहा नेगेटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकली और नेगेटिव पे आके खत्म हो गई, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। सिमिलरली कुछ ऐसे भी आएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से, और यहां से भी आएंगी। अब सपोज करें कि हो सकता है और भी चार्जेस हो कहीं ना कहीं, तो इस पॉजिटिव में से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के दूसरे चार्जेस की तरफ भी जा रही होंगी, और हो सकता है यहाँ भी कोई पॉजिटिव चार्जेस हो जिनसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हो, तो कहीं और से भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आके टर्मिनेट कर रही होंगी। हाँ, अगर हमें कह दिया जाए कि ये दोनों चार्ज आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मींस इन दो चार्जेस के अलावा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर हम ये जो साइड वाली लाइन है ये नहीं बनाएंगे। कुछ ऐसे के आइसोलेटेड के लिए ये लेट सपोज पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, इस अगर ये दोनों चार्जेस लेट सपोज आइसोलेटेड है, कोई दूसरा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बस हम सिर्फ फिर ये वाली लाइंस बनाएंगे कि पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव पे आके टर्मिनेट कर रही है, बस और कोई लाइंस नहीं है। लेकिन अगर ये आइसोलेटेड नहीं है तो फिगर ऐसी बनेगी। सही, ये वाला जो केस है ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 174 पे, कहा जा रहा है कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दी गई है, E is equals to 6I न्यूटन पर कूलम थ्रू सरफेस ऑफ वेक्टर एरिया 3I plus 5J मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये, और इसमें कहा ये जा रहा है, सबसे पहले कुछ गिवन है आपको, गिवन आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे I से शो करते हैं, और वेक्टर फॉर्म में गिवन है ये हमें, और इसका मैग्नीट्यूड इस दे दिया है 6I न्यूटन पर कूलम। तो ये I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने पढ़ा था कि स्मॉल कैपिटल लेटर्स पर ये सरकमफ्लेक्स या कैप लगा दें तो वो यूनिट वेक्टर होता है। आप चाहे तो ये कैप नहीं भी लगा, कोई इशू नहीं होता इससे, लेकिन लगा दें तो बेहतर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दे दिया है, और एरिया वेक्टर हमारे पास गिवन है 3I plus 5J, 3I plus 5J मीटर स्क्वायर, और रिक्वायर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो हम यही लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। नाउ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है 6I के और एरिया वेक्टर बराबर है 3I प्लस 5J के। अब आपने चैप्टर 2 में ये बात पढ़ी थी कि हमेशा क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, जैसे अगर आप नॉर्मली लेट्स सपोज ए को अगर बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें, सपोज करें, तो आप क्या करोगे, ए को बी से भी मल्टीप्लाई करवाओगे, ए को सी से भी मल्टीप्लाई करवाओगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में आई वाला जो कंपोनेंट होगा वो आई से मल्टीप्लाई होगा, अगर जे वाला होता तो वो जे से मल्टीप्लाई होता। और यहाँ पे सिर्फ आई है, जे कंपोनेंट नहीं है। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहूं कि 6I प्लस 0J, कोई फर्क तो नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, 0J मतलब 0 ही है, और वेक्टर एरिया 3I प्लस 5J, तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 6 मल्टीप्लाई 3 18, और इसके आगे हम लिखेंगे I कितनी बार है, 2 बार है, तो I डॉट आई। ये आपको मल्टीप्लीकेशन चैप्टर 2 में आपने की है, बहुत अच्छे से आपको याद होगी। देन J को J से करेंगे, 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा 0, और J इंटू J, हमारे पास I डॉट आई बराबर होता है 1 के। ये हमने अगेन चैप्टर 2 में ही सारा कुछ देखा हुआ है। हम ये बात लिखेंगे एज वी नो दैट I डॉट आई बराबर होता है J डॉट J के, और ये बराबर होता है 1 के। हमेशा जब भी सेम यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 18 इंटू आई डॉट आई 1 प्लस 0 इंटू जे, तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। और ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ प्लेन सरफेस इज रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस मैक्सिमम। एक प्लेन सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर रोटेट हो रही है। कहा जा रहा है कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ऐसे सपोज करें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ऐसे जा रही है, क्योंकि मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, right? और इसके अंदर लेट सपोज ये एक एरिया है और ये इसके अंदर किसी तरह से ऐसे रोटेट हो रहा है, कभी ऐसे फिर ऐसे, अपनी मर्जी से वो रोटेट हुए जा रहे हैं। सॉरी। तो कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस एरिया पे मैक्सिमम हो जाएगा, ये बताना है हमने, और ये हमारा क्वेश्चन 3 है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने फॉर्मूला देखा है E डॉट ए, अभी अभी देखा है यहाँ पे कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का, और हमें पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। तो ई डॉट ए बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा के, ऐसा ही होगा ना। अगर अब आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि कांस्टेंट है, एरिया की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो कांस्टेंट है, जो कॉस थीटा है वो चेंज हो रहा है। आप देखें कि, या इसको छोड़े ऐसे ही बता देता हूं मैं, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, थीटा चेंज हो गया, देन जब वो एरिया रोटेट हुआ तो एंगल ऐसे बन गया, फिर एरिया मजीद रोटेट हुआ, एंगल ऐसे बन गया, तो जो थीटा है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। इसको ऐसे समझे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है ना, एरिया आया, कभी ऐसे हो रहा है एंगल चेंज हो गया, फिर ऐसे हो रहा है चेंज हो गया, फिर ऐसे हो रहा है एंगल चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली एरिया का। एरिया चेंज नहीं हो रहा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। तो जब ये एंगल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी।
और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है या क्या होती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और वो आती है 0 डिग्री पे। तो इफ हम लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो फाई ई है वो मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? ई ए इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो हम लिख देंगे 1 और ये हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब आप इसकी बैकएंड की लॉजिक को भी समझे कि यहां कहा क्या गया एक्चुअली। सपोज करेंगे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी एरिया पे से या किसी यूनिट एरिया पर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो सपोज करें ये हमारे पास एरिया है, हमने इस एरिया को लाके ऐसे रख दिया, सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसी में से पास होके जाएंगी। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट किया और इतना रोटेट कर दिया। अब क्या होगा, कुछ ऊपर की और कुछ नीचे की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास नहीं होंगी, बाकी पास हो रही होंगी। अब हमने इसको ऐसे कर दिया, अब कुछ बहुत कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास होंगी। मैक्सिमम कब पास होंगी? जब हम इसको ऐसे रख देंगे, यानी जो एरिया है उसको हम इन लाइंस के परपेंडिकुलर रख दें। अगर ऐसे देखें, बिल्कुल ऐसे इसके सामने लाके एरिया को रख दे, तो एरिया कैसे ही इन लाइंस के परपेंडिकुलर रखा गया है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा लाइंस पास होंगी कुछ ऐसे कि हमने एरिया को लाके ऐसे रख दिया, तो सारी की सारी लाइंस इसमें से पास होके जाएंगी। अच्छा, लेकिन एरिया और एरिया वेक्टर में आपको डिफरेंस समझना होगा। हम क्या कि मैंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया को, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ऐसे आ रही है, एरिया को हमने इसके परपेंडिकुलर रख दिया, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। या फिर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाए। एरिया वेक्टर कैसे आता है? जैसे ये एरिया ऐसे पड़ा हुआ है तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर दोनों कैसे है? पैरेलल है। एंगल क्या है? 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो दो डिफरेंट सेम बातें हैं, दो डिफरेंट तरह से बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में एंगल 0 डिग्री बनेगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया को लाके रख दिया जाएगा। एरिया और एरिया वेक्टर दो अलग अलग चीजें। एरिया को हम परपेंडिकुलर लाके रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर पैरेलल हो रहे हैं। तो जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। ना अब हम नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास था 174 पे, तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हैं दो 177 पे। पहला कहा जा रहा है डिस्कस हाउ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर रिलेटेड। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमें रिलेशन बताने कि किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। और ये हमारे पास है पेज नंबर 177 पे। बहुत आसान है ये भी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर हमने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ऐड कर दूंगा और यहाँ पे भी समझा देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वो था डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सही। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले को समझें पहले कि लेट सपोज एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, यहाँ पे लाके एक टेस्ट चार्ज को रखा। टेस्ट चार्ज में ये एक पॉजिटिव चार्ज जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होती है। टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया, इस चार्ज पे लेट सपोज फोर्स अप्लाई की, कुछ ऐसे ऐसे हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और ये आगे की तरफ मूव होना शुरू हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही कवर हो गया इस डायरेक्शन में। तो लेट सपोज इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस कवर हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, ऐसे ही फोर्स लगाई,
ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है हमारे पास। और मोस्टली क्या होता है कि ये डिस्टेंसेस बहुत स्मॉल होते हैं, तो इसको हम डेल्टा आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे तो एस लिख लें, चाहे तो डेल्टा आर लिख लें, एक ही बात है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरिया है, सॉरी हाँ वेक्टर है ये। वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस के, एफ डॉट एस और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट एज इट इज रहा। नाउ इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करें अगर, तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और एस डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। तो ये यहाँ पर रिलेशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। नाउ वी हैव लास्ट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है इफ अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्रोटॉन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा गया है, विल इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोटेंशियल, एक्सप्लेन व्हाई। जब हमने एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा, तो वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, टुवर्ड हायर पोटेंशियल जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वहां पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, ये बताना है। तो हम सिर्फ प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए भी इस चीज को समझ लेंगे। अच्छा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन 2 है। लेट से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, लेट सपोज दो प्लेट्स है हमारे पास, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। लेट से ये हमारी बैटरी आ गई, सही, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, ये हमारे पास प्लेट्स हैं। इससे होगा क्या कि जो इधर चार्ज होगा वही प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव से इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस प्लेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इस पूरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर देंगी, यहाँ पे भी यही होएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव साइड से निकलेंगी और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट कर देंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे बनाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव साइड पर पोटेंशियल ज्यादा होता है और नेगेटिव साइड पर पोटेंशियल कम होता है। यानी कि हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरफ ज्यादा होगा, और नेगेटिव साइड पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। जैसे लेट से यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर पोटेंशियल है +5 वोल्ट्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा -5 वोल्ट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है ना और ये नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड पे पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव पे पोटेंशियल नेगेटिव, तो ये साइड हायर पोटेंशियल की है और ये साइड लोअर पोटेंशियल की होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। लेट से एक पॉजिटिव चार्ज को मैं लाके यहाँ फील्ड में रखता हूँ इस जगह पे, तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे, ये वाली साइड इस पे फोर्स लगाएगी ऐसे, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इधर अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई हुई है ना प्लेट्स के बीच में, जब एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखा, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा। तो इस बात को याद रखना है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा। सिमिलरली लेट से एक नेगेटिव या इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के अब मैं यहां लाके रखता हूं, स्टिल क्या होगा कि ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, हायर से लोअर पोटेंशियल। अच्छा, अब एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं और उसको यहां लाके रखते हैं, अब ये कहां जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेगी ऐसे, और नेगेटिव चार्ज मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये चला जाएगा ऐसे, इसके ऊपर फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में लगी है, तो नेगेटिव चार्ज कहां मूव करेगा, लोअर से हायर पोटेंशियल मूव करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का बिहेवियर अपोजिट है,
पॉजिटिव कैसे मूव कर रहा था, हायर से लोअर। नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन के लिए था, लेकिन हमने दोनों देख लिए ताकि आपके पास कोई भी केस आ जाए आप उसको कर सकें। इसमें कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी चीज है कि पॉजिटिव साइड पे पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव साइड पे पोटेंशियल नेगेटिव। मींस पॉजिटिव पे पोटेंशियल ज्यादा है, नेगेटिव पे कम है। और जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा हम बता सकते हैं कि वो हायर टू लोअर है या लोअर टू हायर है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।